नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। डीएनए में आज आमने सामने की बहस होगी। कांग्रेस और भाजपा के दो दिग्गजों के बीच सवालों की होगी बौछार। जवाब देंगे नेता। आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि सच्चाई को रखना होगा सामने। निगम के कामों का लेखा जोखा से लेकर शहर की समस्याओं को लाएंगे सामने। एनालिसिस में शब्दों की जादूगरी नहीं चलेगी, करना होगा सच का सामना। जी हाँ, भाजपा की तेज तर्रार प्राची सोनी का मुकाबला होगा नगर निगम में मराठा पारा वार्ड की कांग्रेसी पार्षद नीलू रितेश पवार से। जहां तक इनके परिचय या तारुफ का सवाल है तो सियासत के दोनों महिला नेत्रियां अपनी अपनी पार्टी के भविष्य हैं। चाहे सत्ता में रहें या विपक्ष में, इनकी दमदारी कभी कम नहीं होती। इनकी लोकप्रियता का ही प्रमाण है कि प्राची ने बीते चुनाव में काफ़ी अंतर से जीत हासिल कर एक रिकॉर्ड बनाया। वही नीलू पवार ने भाजपा के गढ़ में पंजे का परचम लहराया है। दोनों ही दिग्गजों की एक और खासियत का जिक्र करना जरूरी है। प्राची सोनी एक मुखर नेत्री और टीवी न्यूज एंकर हैं, यानी शब्द और विचार की माहिर खिलाड़ी बन चुकी हैं। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान अपने वार्ड में जो संजीदगी दिखाई वो काबिल तारीफ है। ज़रूरतमंदों को प्रशासन के जरिए मदद पहुंचाया और घर घर सैनिटाइजर बांटे। वहीं दूसरी तरफ नीलू पवार की काबिलियत भी जग जाहिर है। वार्ड के एक एक नागरिक के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और फिर निगम में उनकी आवाज़ उठाना नीलू के एक सफल जनप्रतिनिधि होने की गवाही देते हैं। बेहद संजीदा और हर दिल अजीज नीलू को इसीलिए नगर निगम में विभागीय सदस्य की जिम्मेदारी मिली है। खैर, चलते हैं, देखते हैं दोनों मेहमानों का खुले कुदरती माहौल में आमने सामने का मुकाबला। नमस्कार, डीएनए के आमने सामने के प्रोग्राम में पहुंचे हम अपने दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की पार्षद प्राची सोनी और कांग्रेस की पार्षद नीलू रितेश पवार। मोटर स्टैंड से चुनी गई प्राची सोनी और मराठा पारा वार्ड से चुनी गई नीलू पवार दोनों ही पहली बार नगर निगम के दफ्तर पहुंचे हैं, लेकिन अपनी मेहनत और काबिलियत से इन्होंने अपनी अहमियत को साबित कर दिया है। सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं नीलू रितेश पवार से, जिन्हें धमतरी की जनता ने 138 साल बाद सत्ता की बागडोर सौंपी है। नीलू जी, आपका डीएनए के इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर जनता ने एक उम्मीद के साथ में आप लोगों की सत्ता की बागडोर सौंपी है। 1 साल हो गए आपको नगर निगम में, क्या उपलब्धियां रही, क्या आपने मुकाम हासिल किया है, क्या जनता को एक नई तस्वीर दिखाए हैं आप? सर्वप्रथम तो मैं समस्त नगर वासियों को सत प्रणाम करती हूँ। साथ ही दीपावली और तुलसी विवाह की बधाइयाँ देती हूँ कि आप सबके ज़िंदगी में खुशियाँ आए, बाहर आए और कोरोना से हम बहुत जल्दी उबरें और नई उम्मीदों के साथ विकास कार्य में जुड़े रहें। उपलब्धियाँ सिर्फ नाली निर्माण, रोड निर्माण या भवन निर्माण में नहीं होता, बल्कि हम लोगों को एक आधारभूत सुविधा कितना प्रदान कर सकते हैं, कितनी उनकी आवश्यकता की चीज़ें हैं, आवश्यकता से जुड़ी हुई है, वो सुविधा मुहैया कराए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। और हमारे साथ ये हुआ कि जैसे ही हमारी पार्टी ने यहाँ पर आई, कदम रखी, अपना परचम फहराया, उसी साथ चाहे उसको एक दुखद घटना कहे या फिर हमारी असौभाग्यता है कि हमको कोरोना से जूझना पड़ा, और कोरोना काल से जूझते हुए भी हमने कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया है, जिसको प्रोग्राम अभी कार्यक्रम जारी है शिलान्यास का, और शिलान्यास के साथ साथ उसका विकास कार्य भी जारी है। ये तो अब तक के आपके काम का रिपोर्ट कार्ड रहा, और हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि कोरोना के चलते कहीं न कहीं पूरे देश में दिक्कतें हुई तो नगर निगम में दिक्कत आना लाजमी है। लेकिन क्या धमतरी की जनता जान सकती है कि आने वाले 4 वर्ष में
आपके पार्टी की क्या योजना है कि धमतरी की तस्वीर को बदलने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? महापौर जी से इस संबंध में आपकी क्या बात हुई या सभापति से आपकी क्या चर्चा हुई? अब हम लोग पूरी धमतरी की रूपरेखा बदलने के लिए योजना बना रही है। हमारी महापौर को ध्यान आकर्षित है कि उनको धमतरी में क्या क्या सुविधा, मूलभूत सुविधा देना है, कैसे करना है, ये सारी योजनाएं वो बना चुके हैं। अब बस कार्य को क्रियान्वित करना है और आगे गतिविधियों को बढ़ाना है। प्राची जी, आपका भी इस प्रोग्राम में स्वागत है और हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आखिर 138 साल बाद कहाँ पार्टी से चूक हुई कि आज आपको विपक्ष में बैठना पड़ रहा है? जी, सर्वप्रथम मैं सबको प्रणाम कहती हूँ। जनता जनार्दन ने हमें पार्षद पद पे चुना है, हम यहाँ तक आए हैं, उनका मैं सबसे धन्यवाद देती हूँ और सभी धमतरी वासियों को एकादशी पर्व की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि कोरोना हमारे ज़िंदगी से जल्द निकले। जनता को संतुष्ट करने की ज़रूरत हमको नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जितने कार्य हुए हैं, जितने भी काम हुए हैं, जनता उसको आज देखते आ रही है। ये हमारे पास पूरा लेखा जोखा है इस चीज़ का कि हमारे पूर्व महापौर जी ने क्या क्या उपलब्धियां करी हैं। जैसे कि घड़ी चौक हमारा मान सम्मान है, मेन चौक जब आते हैं तो हमारा वहाँ पे मेन दिखाई देता है, रमसगरी तालाब है, ऐसी बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं। तो जनता को हमसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन जिस प्रक्रिया से चुनाव की प्रक्रिया बदल दी गई, चुनाव के जिस तरीके से, यानी कि आम जनता को पहले वोट करने का, मत करने का अधिकार था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये मत चेंज हो गया कि भूपेश सरकार के आने के बाद यहाँ पे मत तुरंत चेंज हो गया कि गिने हुए पार्षद, जो चुने हुए पार्षद हैं वही करेंगे। तो यहाँ पर एक कहना चाहिए कि यहाँ पर एक यहाँ पे कहना चाहिए कि एक साजिश रची गई है। ताकि साजिश इसलिए रची गई है क्योंकि यहाँ पर जब जनता वोट करती तो वो अपने आप को देख पाती कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कितने कार्य किए हैं, और जब कार्य जब सामने आता है, सम्मानीय रूप से आता है, तो वो जनता हमको चुनती। लेकिन जब यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया ही पूरी चेंज हो गई, इसलिए सारा चीज़ यहाँ पर टूटी हुई है। चलिए मान लेते हैं कि कहीं न कहीं महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव न होने के कारण आज कांग्रेस वहाँ बैठी हुई है, लेकिन ये सोचना भी ज़रूरी है कि जो कांग्रेसी पिछले चुनाव में महज 8 थे, आज 19 की संख्या में पहुंच गए हैं, तो कहीं न कहीं जनता ने तो आपको नकारा है, तभी 11 और पार्षदों को जिताकर भेजा। उनके पार्षदों को नकारा नहीं गया है। एक्चुअली हुआ ये है कि जिस प्रकार से हमारी चुनाव प्रक्रिया हुई है, चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं और हम भी 17 थे, समर्थन के हम पे 2 और मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम बराबर पे ही थे। उनका बहुमूल्य था, लेकिन हम कहीं ना कहीं बराबर पे ही थे, लेकिन हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया और आगे के कार्य के लिए उनको हम महापौर मान चुके हैं। लेकिन जो कार्य जिस प्रकार से होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि हो पाया है। क्योंकि अगर हम कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में ऐसा तो नहीं है कि कोई काम नहीं हो रहा है, सभी कार्य हो रहे हैं। जहाँ पर काम होना चाहिए वहाँ पे काम हो रहे हैं, सब ऑफिस जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है। लेकिन निगम का जो कार्य है वो बहुत अधूरा सा लग रहा है। अधूरा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ पर आप देख सकते हैं सफाई का व्यवस्था को, सफाई व्यवस्था के लिए हमने कुछ दिन पहले बीजेपी पार्षदों ने एक धरना प्रदर्शन किया था, और धरना प्रदर्शन करने के बाद वहाँ पर हुआ था कि वहाँ पे कर्मचारी हम पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं कहना चाहूँगी, ऐसे पहले भी तो हो चुका होगा, कांग्रेसियों ने भी पहले ही बीजेपी पर ऐसा विरोध कई धरना प्रदर्शन किए होंगे, तो कर्मचारियों की हिम्मत कैसे आती है? उनको सैक क्यों दिया जाता है? उनको इस लेवल तक क्यों बैठाया जाता है? क्योंकि उनका तो कार्य है करना। अगर वो किसी पार्षद का कॉल रिसीव नहीं करते हैं या किसी पार्षद की बात नहीं मानते हैं, हम हैं चुने हुए पार्षद, जनता हमको चुनी है तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमको किसी ने नहीं लाया। हम सौभाग्य हमारा कि हमको बीजेपी से हमको टिकट मिला है और यहाँ तक पहुँचे और जनता ने हमको चुना है। अब ये जो वार्ड के लोग होते हैं, जनता होती है, वो हमसे बहुत सारी उम्मीदें रखती हैं, बहुत सारे भरोसे करते हैं, और उस भरोसे को पूरा करना कार्य हमारे पार्षद लोग का है। मैं यहाँ पर बात करूँगी तो वहाँ पे हम निगम में जाते हैं तो हमको यहाँ पे असुविधा मिलती है, हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है कि ये हमारा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, ये हमसे बातचीत नहीं कर रहा है, जबकि वो उनका कार्य निरंतर है। नीलू जी, एक बात जो है, जैसे कि आपके विपक्षी पार्षद आरोप लगा रहे हैं और ये देखने को भी मिल रहा है कि निगम में अभी जो वहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो काली पट्टी बांध कर काम कर रहे हैं, मतलब एक विरोध जता रहे हैं। और विरोध का जो मामला है वो इसलिए आया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने सफाई के मुद्दे को लेकर एक धरना किया था। तो इनका आरोप है और जनता भी ये महसूस कर रही है कि नौकरशाही हावी हो रहा है। आपके नज़रिए में क्या है कि जो ये कर्मचारी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको कहाँ तक जायज़ मानती हैं? देखिए, अगर सच्चाई मैं नहीं जानती
तो उस तथ्य के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन ये है कि जनता हम जनप्रतिनिधियों को चुनती है, तो जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ या अपने बातों को लेकर वहाँ पर नहीं पहुँचती, वो जनता की असुविधा को लेकर पहुँचती है, जनता की बातों को लेकर पहुँचती है। तो इस चीज़ में तो मैं सिर्फ जनप्रतिनिधियों के साथ ही रहूँगी और उन्हीं को ही समर्थन दूँगी। तो जैसे आप सत्तारूढ़ दल की पार्षद हैं और इस टाइप के नौकरशाही कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपनी पार्टी के आला नेता, जैसे चाहे वो कमिश्नर हो, सभापति हो या महापौर हो, उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे कि ये प्रथा जो है उसकी शुरुआत नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र में ये स्वागत योग्य नहीं है, तो ये आपकी तरफ से पहल होगी? जी, मैंने पहले ही कहा कि मैं जनप्रतिनिधि के साथ हूँ, क्योंकि आज इनके पार्टी के साथ हो रहे तो कल तो वो हम पर भी हो सकती है ना। कल सत्ता में ये आए और हम धरने पर बैठे और उन लोग का बात हो, क्योंकि उन लोग सेवा नहीं कर रहे, वेतन ले रहे हैं, वेतन लेके काम कर रहे हैं। जी जी, और बहुत सही हम बात। जनप्रतिनिधि का काम है कि सिर्फ सेवा भाव देना, लोगों को हर उपलब्धि मुहैया कराना, उनके तक पहुंचना, उनकी हर जरूरतों को देखना, जानना कि उनको कहाँ कहाँ असुविधा हो रही है, उन असुविधा को देखते हुए उसको हर योजना का लाभ दिलाना। बहुत बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और इस प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि आने वाले समय में ये एक परंपरा ना बने और नौकरशाही अपनी एकजुटता को दिखाकर जनप्रतिनिधियों के ऊपर हावी ना हो पाए। दूसरा मेरा एक सवाल है कि आपको तकरीबन 1 साल हो गए मराठापारा वार्ड का प्रतिनिधित्व करते, अगर वहाँ की जनता आपसे हिसाब मांगती है तो आप क्या देंगे? हिसाब का मतलब ये है कि आपने 1 साल में क्या किया है, कितने आवेदन आप निगम दफ्तर तक के ले गए, कितने काम पूरे हुए, तो क्या आपका जवाब होगा? मैंने अपने वार्ड में, मेरे वार्ड में तो अधिकतर काम हो चुके हैं, पूरी जितनी भी विकास कार्य है वो हो चुका है। अब जो मेन चीज़ था उसका पूरा प्रस्ताव बन चुका है। उसके साथ साथ लोगों की जो हमेशा आवश्यकता चीज़ें रही है, पानी है, बिजली है, ये तो कभी कभी नल खराब है, बिजली, ये सब तो मैंने उनकी सुविधा कराते रही। तुरंत आता है, मैं उनकी बात सुनती हूँ, लोगों तक मैं जाती हूँ, हमेशा सतत संपर्क में रहती हूँ लोगों से। जो भी उनकी मुश्किलें रहती है, अड़चने रहती है, बातें रहती है, उसको मैं निगम तक पहुँचाती हूँ। अब उसमें भी अगर नहीं हो पाता तो मैं खुद वहाँ पर अधिकारी लोगों के सामने खड़े होकर उनका काम करवाती हूँ। अब इसके साथ साथ विकास कार्य को ही देखा जाए तो अब मैं सेवा भाव के लिए भी बोलती हूँ कि, और भगवान ने मेरे को मतलब दिया इस कार्य को करने के लिए, मेरे को ही चुना, इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद भी देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को चुना। कि हमारे वार्ड में एक लेडीज़ थी, विक्षिप्त थी, अब उनको कहीं ना कहीं सभी लोग धुतकार रहे थे कि ये विक्षिप्त है, इसको हॉस्पिटल में डाल दो, वो घूमती थी अपने बच्चे के साथ। लेकिन मैंने एक सेवा भाव रखा, उनके साथ सतर्क संपर्क बनाए रखा। वो कहीं भी चले जाती थी तो उसको मैं हमेशा निगरानी में रखती थी, ज़्यादा होता था तो पुलिस लोग से सहायता लेती थी कि यहाँ पर है, इनको खोज के लाओ, और कंटिन्यू उनके साथ रहते और दवाई मुहैया कराना, हॉस्पिटल ले जाना, ये सब मैंने किया। अब इसके लिए मैं डॉक्टर का भी धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे बहुत सहयोग किया इस चीज़ के लिए, और वो उस विक्षित महिला को भी संभाल के रखी है। और साथ ही सखी सेंटर की एनएम है, वो भी इस चीज़ के लिए मेरे को बहुत सहयोग किया, और वो 15 दिन कंटिन्यू वो सखी सेंटर में रखी, उनको उनका पूरा ट्रीटमेंट हुआ, और आज वो औरत पूरी तरह से ठीक हुई है। और मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि वही है कि वो औरत अच्छे से मतलब जी रही है, अपना जीविका यापन अच्छे से कर रही है। और उनका एक बेटा है, उनको भी हम लोगों ने उनकी व्यवस्था करा दी है, अनाथालय में डाल दिया है, एक आश्रम में, वहाँ वो पढ़ लिख रहा है, वहाँ भी अच्छा से उनका लालन पालन हो रहे हैं। तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, कोई माने मत माने, लेकिन भगवान ने मेरे को ऐसा सेवा करने का मौका दिया और मैं उसमें उनको खड़े उतरी। और आगे भी जनता जो भी मतलब जिस भाव से मेरे को लाई है, यहाँ पर खड़े की है, प्रतिनिधि बनाया है अपना, तो मैं उनके हर जो भी उनकी योजना है, जो भी हर सोच है, जिस चीज़ के लिए जो भी उद्देश्य है, उसको मैं पूरा करने के लिए, खड़े उतरने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार रखूँगी, जितना भी मैं कर सकूँ। चलिए, आपके इस मानवीय कार्य के लिए डीएनए की तरफ से हम आपको बहुत 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 साधुवाद पेश करते हैं। प्राची जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर देखा गया है कि पार्षदों का ध्यान जो है या तो भौतिक विकास की ओर ज़्यादा होता है, जी। अपने वार्ड के लोगों से सतत संपर्क नहीं होते, जिसके कारण से
बहुत सारे पार्षद जो हैं वो दोबारा चुने नहीं जाते, और जब हम इस संबंध में आम लोगों से मशवरा करते तो उनका कहना था कि सिर्फ विकास कार्य से नहीं, हमने तो इस छोटे चुनाव में उनको परिवार समझ के वोट दिया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो जो है वो कहीं न कहीं दूरियां बना लेते हैं। मोटर स्टैंड वार्ड में क्या स्थिति है? मोटर स्टैंड वार्ड की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं सतत उनसे मिलने जाते रहती हूँ और जायज़ा लेते रहती हूँ। अपने कैमरे से फ़ोटो खींचकर, मोबाइल से फ़ोटो खींचकर मैं उसको तुरंत वहाँ पे बात करती हूँ। जहाँ पे मुझे कॉल आता है और समझ में आता है, मैं उनसे चर्चा करती हूँ जाके कि आपको क्या चीज़ की तकलीफ़ है, या फिर उनसे बातचीत होते रहती है मेरी, या फिर उनका कॉल्स आता है। तो इस प्रकार से उनसे संबंध मेरा बहुत अच्छा बना हुआ है और सतत मैं प्रयास कर रही हूँ। और बहुत अच्छी एक प्लानिंग के तहत मैं अपना एक कार्य करना चाहूँगी आगे, कि एक मैं मीटिंग रखना चाहूँगी अपने वार्ड में, और उस मीटिंग के अकॉर्डिंग किसको क्या परेशानी है, एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहूँगी। और रजिस्टर में जितनी भी दिक्कतों का होता है, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें ये होती है कि यहाँ तक की बातें वहाँ तक पहुँचाने में हमको लड़ाई करनी पड़ती है, सबसे पहली बात, क्योंकि हम तक वहाँ तक बात आती है और हमको अपने ही हक के लिए लड़ाई करना पड़ता है। तो मुझे ये बात बहुत गलत लगती है, क्योंकि जनता का भरोसा और उम्मीद सब चीज़ हम पर है, वो हम पर ला के छोड़ती है, क्योंकि उन्होंने हमको मत से जिताया है। उनका भरोसा रहता है कि ये आएंगी, ये पार्षद, और ये बहुत अच्छा कार्य करेंगे, उनका ये सोच रहता है। लेकिन ये चीज़ को हम जानते हैं कि वहाँ पर जाके हमको उनके लिए क्या क्या करना पड़ता है। उनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि जो कार्य हम यहाँ निगम में करते हैं वो कार्य उनके तक हर किसी के पास हम जाके नहीं बता सकते कि हमने ये किया वो किया। लेकिन हमारा ये सतत प्रयास रहता है कि हम उनके कार्य को बहुत जल्दी करवा के रखें। तो इस प्रकार से हमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। और बात रही जैसे आपने नीलू जी से बात की उपलब्धियों की, तो जितनी भी अभी मेरे ख्याल से काम हो रही है वो पुराने काम हो रहे हैं। अभी 10 महीने के कार्यरत में मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा नया कार्य स्टार्ट हुआ है, शुरुआत हुई है जिस कार्य की। ये जो भी जैसे मेरे वार्ड में ही हो रहा है, नाली का निर्माण हुआ है और सीसी रोड का कलकत्ता स्टूडियो के पीछे, तो ये हमारे पुराने कार्य हैं। तो अभी नए कार्य 10 महीने में क्या नए कार्य की शुरुआत हुई है और क्या कार्य किए हैं, मैं जानना चाहूँगी। सवाल है नीलू जी आपसे कि आप लोगों की उपलब्धि क्या रही? ये तो सारे जो काम हैं वो कहीं न कहीं भाजपा के शासनकाल में ही शुरू किए गए थे या समापन की ओर थे। आपके तरफ से नए काम जो हैं वो क्या योजना है? भाजपा का कार्य समापन की ओर था, लेकिन उन्होंने जितना पैसा था उस पैसे का उपयोग नहीं किया। वो पैसा वहीं था, तो ये उनकी कमजोरी बोला जाए या फिर कार्य ना कर सकने की असक्षमता बोला जाए, उसी कार्य को हम लोग उसको नए टेंडर निकाले। नया टेंडर में ही ये चल रहा है, ये हमारे शासन काल में ही चल रहा है, पूरा नया टेंडर निकला हुआ है। ये पुराना कार्य नहीं है, अब का कार्य है ये। और कम से कम 10 करोड़ तक का अभी तक का हो चुका है पूरा भूमि पूजन। मतलब राशि स्वीकृत भाजपा के शासनकाल में हुई थी, योजना आप लोग बनाए हैं? नहीं, वैसा नहीं है कि हमारे पास भी पैसा और ना ही आगे कोई भी योजना के लिए हमको पैसा की कमी होने वाली है। हम योजना बना चुके हैं और आगे उसी योजना के साथ और पैसा भी हमारे पास पर्याप्त है, हम उसमें पूरी कार्य को करेंगे। चलिए, अब ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहेगा और हम बहुत सारे आपके नेताओं से इस संबंध में बात भी कर चुके हैं। एक विशेष बात आपसे कहना चाहेंगे कि विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। आप को मैंने इस बारे में बहुत उत्सुक देखा, और प्राची जी को भी, कि धमतरी का भौतिक विकास जितना होना था वो होगा या चलता रहेगा, लेकिन जो बौद्धिक विकास है, बौद्धिक विकास के लिए भी नगर निगम की ओर से कुछ प्रयास किए जाएंगे कि कुछ ऐसे कार्यक्रम करें कि जिससे हमारे यहाँ के लोगों का मानसिक स्तर ऊंचा हो। तो ये भी कार्यक्रम जो है, आपने जैसे बताया कि कुछ समय मकई गार्डन में चला था, तो ऐसे कार्यक्रम को आप सतत जारी रखाएंगे अपने महापौर को बोलकर? जी, सतत जारी रहता। कोरोना काल के कारण उनको बीच में रोकना पड़ा, नहीं तो हर संडे को वहाँ पर बौद्धिक कार्य चल रहा था। जैसे ही कोरोना आया, लॉकडाउन आया, तभी वो प्रोग्राम को स्थगित किया गया। किस टाइप के प्रोग्राम थे, दर्शकों को बताएंगे क्या उसमें होता था? क्या बौद्धिक विकास के लिए क्या होते थे? बाहर से कोई आप इवेंट मैनेजर बुलाते थे? इवेंट मैनेजर बुलाते थे, योगासन होता था, व्यायाम होता था, प्रेयर वगैरह होती थी पूरी वहाँ पर सबके बीच में, और एक सामूहिक व्यायाम था वहाँ पर, योगा था, योग शिविर भी था वहाँ पर। दो हफ्ते योग का भी शिविर लगाया गया था वहाँ। प्राची जी, भले आप एक वार्ड की पार्षद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपका एक अहम
स्थान है, आपको पार्टी में, संगठन में एक महिला नेत्री के तौर पर देखा जा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी पूरे शहर की हो जाती है। तो आप क्या चाहते हैं कि धमतरी में और क्या बदलाव की ज़रूरत है, जो आप के मन में कसक है कि इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन होती तो आप उस सपने को पूरा करते? ऐसा क्या सपना संजोए हैं आप? जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि वो भौतिक सुख तो मिलता है लेकिन मानसिक सुख नहीं मिलता। आज हम देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे, जैसे कि मैं नीलू जी पार्षद जी ने कहा कि उनके वार्ड में एक ऐसी महिला थी, है ना, ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो उनको ऐसे ट्रीटमेंट की उनको ज़रूरत है। किसी के घर में राशन नहीं है, किसी के घर में डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, और किसी के घर घरेलू हिंसा से मैं तो सबसे पहले महिलाओं के लिए करना चाहूँगी, सबसे पहली बात, क्योंकि ऐसी महिलाओं जिनके साथ कोई नहीं है, जिनका साथ कोई नहीं देता, और आज के दौर में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सब चीज़ें यहाँ पर हावी हो रही है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी महिला को सही तरीके से नहीं देखा जाता, मैं सीधी बात करूँ, क्योंकि उनका नज़रिया, उनके अगर किसी का सेवा भाव भी करते हैं तो उनका नज़रिया सही नहीं होता। हम किसी को बोल नहीं सकते कि ये व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति अच्छा है। तो मैं चाहूँगी उन लोग के लिए कि उनके लिए कुछ ऐसा एक प्रोग्राम होना चाहिए महिलाओं के लिए, ताकि वो अपने आप से स्वेच्छा से हर चीज़ कर सके। ये नीलू जी ने भी बताया कि वहाँ पे मकई गार्डन में प्रोग्राम होता था, तो वहाँ पे 2 हफ्ते तक प्रोग्राम हुआ जिसमें मैं कंटिन्यू गई, वहाँ पे व्यायाम होते थे। तो एक अपने शारीरिक के लिए रूप से ठीक था, लेकिन जो मानसिक रूप से करना चाहिए उसके लिए कुछ एक ऐसा ट्रेनर होना चाहिए, या फिर ऐसे होना चाहिए जिससे हम अपनी मेंटल को स्ट्रॉन्ग कर सकें, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग कर सकें। अगर हम बॉडी से स्ट्रॉन्ग है और मेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम किसी चीज़ से बंधे हुए हैं, किसी तकलीफ से बंधे हुए हैं, या किसी प्रकार की हमारी परेशानी है, तो उस चीज़ों को हम कैसे निगेटिव से दूर रखें और पॉजिटिव लाएं। तो ये सबसे पहली बात होगी कि किसी भी महिला के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, यानी अपने अंदर आत्मविश्वास, अपने आप को पहचानना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जिस दिन इस महिला का, किसी भी महिला को अपने अंदर की जानकारी हो गई, वो अपने आप को पहचानने लग गई, तो उस दिन से उसकी दिक्कतें वही खत्म हो जाती हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि उनके लिए कुछ ऐसा सतत प्रयास होना चाहिए ताकि वो अपने मेंटल रूप से, हेल्थ रूप से सक्षम हो, और उनके लिए एक अच्छा इवेंट करवाना चाहिए, एक अच्छा प्रोग्राम कराना चाहिए। बात रही बच्चों के लिए भी, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको जैसे भीख मांगते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पुस्तक कॉपी नहीं मिल पाती है ना, तो ऐसे भी उनके लिए भी एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आने वाला भविष्य है, यानी बच्चे ही हमारे आने वाले भविष्य है, और उनको सही दिशा, आजकल मैं देखती हूँ, मैं खुद न्यूज़ एंकर हूँ, तो मैं पढ़ती हूँ वो चाकू जो छोटा बटक बोलते हैं, बटंची, जिसका नशीला दवाई का। तो इस प्रकार से इस चीज़ों में यहाँ पे पहले तो हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोचना ये है कि आखिर हमारे में कमी क्या है, हम किसको इस तरीके से सुधार सके, मतलब कि वो चीज़ ही व्यवस्था ही ना कराएं ताकि लोग उसको खरीद सके। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे ने ये कारनामा, नशा पदार्थ, तो उनको एक सही दिशा में ले जाना, क्योंकि वो हमारे आने वाले भविष्य है, हमारा कल है वो। तो आज को हम सुधारेंगे तब हमारा कल सही रहेगा। तो मैं ये सब चीज़ों के लिए चाहूँगी कि इसके लिए कुछ एक नियम प्रारूप हो, ताकि ये सब व्यवस्था उनको ना मिल पाए। कहीं ना कहीं ये हमारी ही भूल है या हमारी ही कमी है कि उनको वो सब सामान अवेलेबल हो पाता है, उनको वो चीज़ें मिल पाती हैं। तो इस चीज़ का रोकथाम के लिए कड़ी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कड़ाई होना चाहिए, और महिलाओं के लिए। नीलू जी, इनका जो सवाल मुद्दा है बहुत स्वागत योग्य है। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं, और ये है कि आने वाले दिनों में मैं ये चाहूँगा कि आपसे आश्वासन इस चैनल के माध्यम से कि आप 40 पार्षद जो हैं वो शहर विकास के लिए कंधा मिलाकर काम करेंगे, और विपक्ष कहीं न कहीं अपने आप को जो आज उपेक्षित महसूस कर रहा है वो उपेक्षित महसूस ना करे, क्योंकि कुर्सी आती है जाती है ना, लेकिन शहर अपना है। तो क्या कहना चाहेंगी इस बारे में आप हमारे दर्शकों को? हम लोग कभी भी 21 पार्षद या 22 पार्षद लेके हम कभी नहीं चले हैं, हम तो हर प्रोग्राम में 40 पार्षद को साथ लेके चले हैं। अगर ऐसा है तो मेरे सामने बैठी मेरी बहन प्राची है, उनसे भी पूछ लीजिए कि वो अपना कोई भी काम लेके कभी भी महापौर के कैबिन में जाती है, और वो कभी अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं की होगी मेरे ख्याल से। हर टाइम हम लोग ऐसा पार्टी में बांटते नहीं, क्योंकि कार्य करना है, क्योंकि पार्टी तो अपने जगह है लेकिन धमतरी तो अपनी है, धमतरी का कार्य अपना है। धमतरी आगे बढ़ेगी, तरक्की करेगी तो हम भी तरक्की करेंगे। कल हमारे बच्चे आएंगे, हमारे बच्चे उस तरक्की को देखेंगे तो एक गौरव होगा कि हाँ, इसको हमारे माँ बाप ने आगे बढ़ाए थे। तो मैं वही चाहूँगी कि धमतरी हम लोग एक निजी स्वार्थ को ना देखते हुए पूरे धमतरी के विकास में आगे बढ़ें,
और मैं सभी बीजेपी पार्षदों को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन लोग ने हमेशा हम लोग को अपना सहभागिता दिया है और अपना सहयोग देते रहे हैं, और हम लोग भी कभी उनको हमसे अलग नहीं समझे हैं। जो भी प्रोग्राम होता है हम उनको बुलाते हैं, उनको सोचते हैं, समझते हैं, विचार लेते हैं, तब जाके हम अपना कार्य करते हैं। महिला कमांडो को पुनर्जीवित करने के लिए क्या आप दोनों सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई होती है, और अच्छाई को लाने के लिए बुराई से लड़ना पड़ता है, और बुराई से लड़ने के लिए माता शक्ति कहते हैं, माता शक्ति होती है हमारी, और हमेशा पुरुषों से पहले माता शक्ति को याद किया जाता है। तो माता शक्ति ही है जो हमारे इन सब बुराइयों से लड़कर अच्छाइयों में हमारे साथ देगी, और हम चाहेंगे कि वो कमांडो जो महिलाएं थी वो फिर से वापस आए और उसी दौर पे उसी ठसके के साथ आए, उसी दम के साथ आए कि वो जब पहले थी। तो हम उनका पूरा सहयोग करेंगे उनको वापस लाने के लिए, और उनसे मिलकर अपने वार्ड में जैसे 40 पार्षद हैं, मैं कहना चाहूँगी, और 40 पार्षद में जैसे अगर हम एक पार्षद भी अगर उन महिलाओं से मिलकर निरंतर चर्चा करते रहें कि हमारे वार्ड में क्या हो रहा है, हमारे वार्ड से और कहाँ पर बच्चे इस तरीके से हैं या किस चीज़ की दिक्कत हो रही है, तो ये एक हमारा सहयोग भी होगा। साथ में सहयोग के साथ साथ हम जान पाएंगे, क्योंकि वार्ड पार्षद होने के नाते हम एक घर में नहीं जा पाते हैं, जाते हैं, मुलाकात करते हैं, कभी कोई रहता है कोई नहीं रहता, तो बहुत सारी चीज़ ऐसी रहती हैं जो हमको हमारे तक पहुंच नहीं पाती है। तो ये एक बहुत अच्छा साधन होगा कि हम उनसे सारी जानकारियां लें, वार्ड से मिले, और एक स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए कि लोग डरे कि अरे महिला कमांडो आने वाली है, तो यहाँ पर एक डर रहना चाहिए। जहाँ पे गलत हो रहा है तो जो गलत रहता है उसका डर रहता है, तो आप जानते हैं कि वो तो ऑलरेडी सब सही हो जाता है, तो एक मन में डर होना भी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए महिला कमांडो का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके लिए सतत प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छे से इनका नीलू जी के साथ मिल के अभी हम चर्चा करेंगे, और उनसे निगम में ये इस चीज़ को हम बुलाएंगे और बातें करेंगे इस बारे में, और पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि हम महिला कमांडो फिर से जीवित करें। तो ये थी नगर निगम के दो दिग्गज महिला पार्षद, जिनके बीच में राजनीति की बातें नहीं हुई, एक पारिवारिक सहमति बनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो सत्ता में हो वो अपनी पीठ थपथपाए और जो विपक्ष में हो हर बात का विरोध करे। एक नई शुरुआत दोनों महिला पार्षदों ने की है कि शहर विकास के लिए और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कांग्रेस और भाजपा की बातें नहीं होगी। हम मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बुराइयों के खिलाफ लड़ेंगे और विकास की गति को रफ्तार देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आमने सामने के दूसरे प्रोग्राम में। जय छत्तीसगढ़। हाँ, थोड़ा धीरे करें। तो ये थे धमतरी नगर निगम के हमारे मेहमान, जिन्होंने आमने सामने के इस प्रोग्राम में अपनी अपनी पार्टी की पैरवी की। विपक्ष भाजपा ने पूर्व में किए गए अपने कामों की फहरिस्त को जनता के बीच रखा, वही सत्तासीन कांग्रेस ने अपनी भावी योजनाओं की जानकारी दी। बेबाकी से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि शहर विकास के मुद्दे पर सभी 40 पार्षद कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। डीएनए को यकीन है कि दोनों ही दल मिलकर आने वाले दिनों में शहर की तस्वीर बदलेंगे, जब इसकी पहचान हमारा धमतरी सुंदर, विकसित और प्यारा धमतरी के तौर पर छत्तीसगढ़ में होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।